राधेश्याम जी अपने कमरे में बैठकर रामायण का पाठ पढ़ रहे थे। तभी उनका बेटा मनीष उनके कमरे में आया और भड़कते हुए बोला, बाबूजी, आपसे कितनी बार कहा है राहुल से दूर रहा करो। आपको हमारी समझाई हुई बात समझ में नहीं आती क्या? बेटा, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया जो तुम मुझ पर इतना भड़क रहे हो? इतने में उनकी बड़ी बहू अनामिका भी आ गई और कहने लगी, बाबूजी, हम अपने बेटे को इतने महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि वो अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाए और आगे जाकर बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बन पाए। लेकिन आप है कि हमारी कोशिशों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। आप ठहरे गांव के, पढ़ाई लिखाई की वैल्यू आप क्या समझोगे? कम से कम मेरे बेटे का भविष्य तो मत खराब करो। राधेश्याम जी हैरानी से बेटे और बहू की बातें सुने जा रहे थे और इतने में बहू अपने पति मनीष से बोली, सुनिए जी, आपके बाबूजी की गवारों वाली भाषा तो हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देगी। ना जाने इसके लिए क्या क्या सपने देखे हैं मैंने। मैं नहीं चाहती कि आपके बाबूजी की तरह हमारा बच्चा भी गांव की भाषा सीखे। अब अगर तुम्हारे बाबूजी मेरे बेटे के आस-पास फटके भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधेश्याम जी चुपचाप खड़े बहू की बातें सुन रहे थे। बड़ी बहू तीर के समान चुभने वाले शब्द बोलते ही जा रही थी और बड़ा बेटा मनीष भी चुपचाप खड़ा अपनी पत्नी की बातों को अपनी सहमति दे रहा था। अभी 8 महीने पहले ही पत्नी के देहांत का गम झेल चुके थे राधेश्याम जी। पत्नी के जाने के बाद बहू ने उनका जीना दुश्वार कर दिया था। हर समय उन्हें किसी न किसी बात पर जली कटी सुनाती रहती थी। उन्हें जलील करने का अनामिका एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। राधेश्याम जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे मनीष के पास एक बेटा है जिसे सब लोग प्यार से राहुल बुलाते हैं और छोटे बेटे अंकित की अभी 9 महीने पहले ही शादी हुई है। हुआ यूँ था, अक्सर जब भी राधेश्याम जी बहू के बताए हुए घर के काम किया करते थे तो वह अपने गांव की मारवाड़ी भजन गुनगुनाया करते थे और इन गीतों के साथ जुड़े अपने गांव के दोस्तों को याद कर लिया करते थे। एक दिन राहुल ने अपने दादाजी को भजन गाते हुए सुन लिया था और तोते की तरह उस भजन को रट लिया था। इतनी सी ही बात थी कि बड़ी बहू ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल यह तो सिर्फ एक बहाना था। अपने सीधे साधे ससुर पर वह अपना हमेशा रोब जमाए रखना चाहती थी। बहू जानती थी कि राधेश्याम जी बहुत ही सुलझे हुए और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, इसलिए वह उन्हें हमेशा अपने पैरों की जूती समझती थी। आए दिन कोई ना कोई बात पर राधेश्याम जी को जली कटी सुनाती रहती थी और मनीष को हमेशा अपनी पत्नी ही सही लगती थी। जब तक राधेश्याम जी की पत्नी कमला जिंदा थी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पत्नी के गुजर जाने के बाद जब राधेश्याम जी अकेले रह गए तो बहू बेटे उन्हें अपने संग गाँव से शहर ले आए और उस दिन से लेकर आज तक बहू बेटे ने उनसे एक पल के लिए भी मीठे बोल नहीं बोले। अब तो अपनी जेठानी की देखा देखी छोटी बहू भी अपने ससुर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। इसलिए अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद राधेश्याम जी ने चुप रहना ही उचित समझा। वैसे यह पहली बार नहीं था जब राधेश्याम जी को कम पढ़ा लिखा और गांव वाला होने के कारण बातें सुनने को मिलती थी। कारण यह था कि राधेश्याम जी के पिता एक बहुत ही छोटे से गांव में रहते थे जहां पर कोई अच्छे स्कूल की सुविधा नहीं थी। यह उस समय की बात है जब गांव में पाठशाला चला करती थी और राधेश्याम जी भी इस पाठशाला में पढ़ने के लिए जाया करते थे और गांव की पाठशाला में हिंदी और थोड़ा बहुत गणित पढ़ाया जाता था। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तो पाठशाला में दिया ही नहीं जाता था। ऊपर से गांव में रहने के कारण उनकी भाषा में ग्रामीण शब्दों का प्रभाव था। लेकिन उनकी पत्नी कमला जी एक छोटे से शहर से आई थी, इसलिए उन्हें थोड़ी बहुत अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। लेकिन जब पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा माँ बाप की बेटी अनामिका राधेश्याम जी और कमला जी की बहू बनकर घर में आई, तब से तो वह उन्हें दिन रात कम पढ़े लिखे होने का एहसास दिलाती रहती थी। पहले तो जब कमला जी जिंदा थी तब अपनी बहू को अच्छे से समझा दिया करती थी, लेकिन जब से कमला जी गई हैं तब से राधेश्याम जी लगातार अपमानजनक शब्द सुनते सुनते उनका आत्मविश्वास भी बहुत कम हो गया था।
अब उन्हें किसी से बात करने में भी झिझक लगने लगी थी। कभी कभी वह खुद से ही पूछ बैठते थे, क्या मैं सचमुच पढ़ा लिखा नहीं हूँ? क्या मैं अनपढ़ हूँ? एक छोटे से गांव के साधारण से परिवार में पैदा हुए थे राधेश्याम जी। उनके जन्म पर उनकी दादी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी, क्योंकि दो बेटियों के बाद उनके घर राधेश्याम जी ने जन्म लिया था। उनका पूरा घर जैसे खुशियों से झूम रहा था। उनके घर की मुखिया थी उनकी दादी। राधेश्याम जी के पिताजी अपनी माँ की हर बात मानते थे, इसलिए माँ का जीवन भी दादी के इशारों पर ही चलता था। माँ को तो कुछ कहने का अधिकार कभी था ही नहीं। माँ और बाबूजी को वही करना होता था जो दादी का आदेश होता था। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना राधेश्याम जी का बचपन से ही सपना था, लेकिन उनके पिता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि राधेश्याम जी को गांव के बाहर पढ़ने के लिए भेज सके। और गांव में पढ़ाई लिखाई पाठशाला के अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं था। जब राधेश्याम जी 10 से 12 साल के हो गए, तब एक दिन उन्होंने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता हूँ और पढ़ लिख कर अपने दोस्तों की तरह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तभी राधेश्याम जी की दादी रोब भरे शब्दों में बोली, अरे मेरा राजकुमार बेटा, क्या करेगा ज़्यादा पढ़ लिख कर? अरे अपने बाबूजी के संग खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाओ। और दादी के आगे राधेश्याम जी के बाबूजी की एक न चली और उन्हें वही किया जो दादी चाहती थी। और राधेश्याम जी 10वीं तक पाठशाला में पढ़ने के बाद अपने पिता के संग खेती बाड़ी के काम में लग गए। जब भी राधेश्याम जी अपने बाबूजी के संग खेती बाड़ी के काम के लिए शहर जाया करते थे, तब वह शहर से कुछ किताबें खरीद कर ले आया करते थे और दादी के डर से रात रात भर बैठकर उन किताबों को पढ़ा करते थे। राधेश्याम जी ने बेशक आगे की पढ़ाई स्कूल में ना की हो, लेकिन किताबों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और थोड़े समय के बाद ही राधेश्याम जी की शादी कर दी गई। कमला जी छोटे से शहर से आई थी, तो वह थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। राधेश्याम जी अक्सर कमला जी से रात में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान लिया करते थे। राधेश्याम जी की पढ़ाई में रुचि देखकर कमला जी ने चुपचाप से उनका 12वीं का फॉर्म भरवा दिया था। परीक्षा दिलाने के लिए कमला जी उन्हें अपने मायके लेकर चली गई। वहीं रहकर राधेश्याम जी ने 12वीं की परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद राधेश्याम जी बहुत खुश थे। वह भी पढ़ लिख कर अपने दोस्तों की तरह शहर में नौकरी करना चाहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्हें पता चला कि कमला जी माँ बनने वाली है। यह खबर सुनते ही राधेश्याम जी की जिंदगी खुशियों से भर गई। 9 महीने बाद कमला जी ने बड़े बेटे मनीष को जन्म दिया और उसके 2 वर्ष बाद छोटा बेटा अमित भी इस दुनिया में आ गया। उनकी गृहस्थी बहुत ही हंसी खुशी चल रही थी। राधेश्याम जी अपनी खेती बाड़ी का काम संभालने लगे और कमला जी घर का। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और राधेश्याम जी की दादी का देहांत हो गया। अब राधेश्याम जी को अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी, क्योंकि गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। इसलिए वह शहर में एक छोटा सा घर लेकर रहने लगे और वहीं रहकर उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज वही राधेश्याम जी अपने बेटे बहू के मुंह से अपमानजनक बातें सुन रहे थे। अब धीरे धीरे कर कर उनका धीरज जवाब देने लगा था। अकेले अपने कमरे में बैठकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे खूब रोया करते थे। दिन पर दिन उनकी तबीयत भी धीरे धीरे डल रही थी। एक दिन बहू ने उन्हें सब्जी लाने के लिए बाजार भेजा तो भीड़ में अचानक एक आवाज़ उनके कानों से टकराई, ओ राधेश्याम। राधेश्याम जी को यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी और पीछे मुड़कर देखा तो उनके बचपन का दोस्त लखन खड़ा हुआ था। इतने सालों बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलकर राधेश्याम जी बच्चों की तरह चहक रहे थे। दोनों दोस्त ने कसकर एक दूसरे को गले से लगा लिया। तभी लखन ने कहा, चल यार, पास के किसी रेस्टोरेंट में बैठकर एक एक चाय पीते पीते अपने बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। इतने सालों बाद तो यहाँ इस शहर में मिलेगा, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था। राधेश्याम, मेरी यहाँ के कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर पोस्टिंग हुई है, तो मैं अपने पूरे परिवार को लेकर इसी शहर में रहने के लिए आ गया। और भाई, अब तो बच्चे भी बड़े होकर अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं। और तुम सुनाओ,
तुम आजकल क्या कर रहे हो राधेश्याम? लखन द्वारा पूछे गए प्रश्न पर राधेश्याम जी अचानक अटक गए और सोचने लगे, क्या ख्वाब भी थे कभी मेरे। फिर याद आया, हाँ ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े थे मेरे। यह कहते कहते राधेश्याम जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और रूंधे गले से बोले, ख्वाब पूरे करने वाली मेरी पत्नी ही नहीं रही इस दुनिया में। 8 महीने पहले ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। यह बात सुनकर लखन को बहुत जोर का झटका सा लगा। राधेश्याम जी की आंखों से आंसू पोंछते हुए लखन ने उन्हें कसकर गले से लगा लिया। कुछ देर बाद लखन ने पूछा, फिर आगे की पढ़ाई पूरी करने के बारे में क्यों नहीं सोचा तुमने? अपनी पढ़ाई पूरी करके तुम तो एक टीचर बनना चाहते थे। शादी से पहले तो दादी के हिसाब से ज़िंदगी चलती थी और शादी के बाद कमला जी की वजह से अपनी आगे की पढ़ाई थोड़ी बहुत पूरी की और बच्चों की वजह से फिर तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। हाँ लखन, आगे पढ़ने की इच्छा तो बहुत थी और कोशिश भी बहुत की, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अब बेटों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी हो जाने के बाद बहू के इशारों पर नाच रहा हूँ। बहुएं नौकरी कर रही हैं, पीछे से घर और बच्चों को संभालता हूँ, ऊपर से अनपढ़ गवार का तमखा मेरे सर पर लगा हुआ है। सो अलग। और अब तो उम्र भी बीत गई। इस उम्र में तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। ख्वाब पूरे ना कर पाने की बरसों पुरानी टीस आज राधेश्याम जी के आंसुओं के जरिए बाहर आ निकली। लखन हैरानी से राधेश्याम जी की तरफ देखते हुए गुस्से में बोले, क्यों, अभी कौन सा समय बीत गया और क्या हुआ तेरी उम्र को? लेकिन लखन, अब अपने ख्वाब पूरा करने निकलूंगा तो सबसे पहले तो घर के लोग ही मुझ पर हंसेंगे और जग हंसाई अलग होगी। राधेश्याम, लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो लोगों की मत सोच, तू वह कर जो तुझे करना है, वह कर जो तुझे करने में खुशी मिलती है। यह बात हमेशा याद रखना, ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। अरे राधेश्याम, तू अपने अंदर के उस जोश को जगा जो अपनी दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत रखता था। तू आज भी वह सब कुछ कर सकता है जो उस समय कर सकता था। हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन तू हिम्मत रख कर डटे रहना, हार कभी मत मानना, सफलता तुम्हारे जरूर कदम चूमेगी। लखन ने राधेश्याम को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, जब तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझे आकर मिल लेना, मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लास का प्रबंध करवा दूंगा। अपने दोस्त की बातों ने राधेश्याम जी में नया जोश भर दिया हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया हो। जैसे जैसे उनके कदम घर की ओर बढ़ रहे थे, उनके दिल में अपने वजूद की पहचान बनाने के लिए तड़प भी बढ़ती जा रही थी। यही समय है अपने ख्वाबों को पूरा करने का, कहते हुए राधेश्याम जी ने घर का दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो दोनों बेटे मनीष और अंकित ऑफिस से घर आ चुके थे और बहुएं रसोई में खाना बना रही थी। सब्जी का बैग एक तरफ रखते हुए राधेश्याम जी ने इसी समय बात करने की ठानी और आकर सबके साथ बैठ गए। दोनों बहुएं भी बाहर आ गई। अच्छा हुआ तुम सब यहीं बैठे हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। दोनों बेटे राधेश्याम जी की बात सुनकर कुछ हैरान से हुए और बोले, क्या हुआ बाबूजी, क्या बात करनी है? बेटा, बहुत बरसों से मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। बाबूजी, साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हो? बेटा, मैंने तय कर लिया है कि मैं आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। राधेश्याम जी ने अपनी बात रखी तो सब हैरानी से देखने लगे। मंदिर सत्संग के अलावा यह कौन सा नया शौक पाल लिया है आपने ससुर जी? यह भी कोई पढ़ाई करने की आपकी उम्र है? कुछ तो सोचकर बोला कीजिए। बहू तंज कसने के इरादे से बोली। बाबूजी, आप ठीक तो हो? ये कैसी बहकी बहके बातें कर रहे हो? भड़कते हुए बड़ा बेटा मनीष बोला। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह क्या तरीका हुआ बात करने का मनीष? आखिर मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे मेरे दिल में, और यदि मैं उन्हें अब पूरा करना चाहता हूँ तो इसमें गलत क्या है? इसमें सही भी क्या है बाबूजी? अंकित की आवाज़ आई। आप इस उम्र में पढ़ाई करने के लिए निकलोगे तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? और फिर मेरा ससुराल भी तो इसी शहर में है, वहाँ मेरी क्या इज्जत रह जाएगी?
और मेरे दोस्त वह लोग तो मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू रानी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। तंज कसते हुए बोली, बाबूजी, अभी अभी कुछ समय पहले ही सासू माँ की मृत्यु हुई है और आपको यह सब करने का सूझ रहा है। और यदि यह सब करना ही है तो कहीं और जाकर कीजिए। इस घर में यह सब कुछ नहीं चलेगा। बेटे बहुए अपना फैसला सुनाकर अपने अपने कमरे में चले गए। राधेश्याम जी अपने बेटे और बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग रह गए, लेकिन इस बार उनके बागी मन ने बेटे बहू के फरमान को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। उन्हें एहसास हो गया था कि यदि अब भी वह हमेशा की तरह दब गए तो सिर्फ अफसोस ही रह जाएगा कि जिंदगी में अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा भी नहीं कर पाए। अगले दिन सुबह तक राधेश्याम जी ने सोच लिया था कि उन्हें अपने ख्वाब कैसे पूरे करने हैं। जब सब लोग तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए तो राधेश्याम जी भी कॉलेज जाने के लिए निकल गए। कॉलेज पहुंचे तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, डॉक्टर लखन शर्मा। मन ही मन सोचने लगे, कितना गर्व महसूस करता होगा लखन अपने आप पर। इतने में गार्ड आकर पूछने लगा, किससे मिलना है आपको? प्रिंसिपल से मिलना है, राधेश्याम जी ने कहा तो गार्ड उन्हें ऑफिस में ले गया। राधेश्याम जी को अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हुए देख लखन बहुत खुश था। राधेश्याम जी का स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। लेकिन जब राधेश्याम जी ने अपने दोस्त से कहा कि घर के हालातों के कारण वह प्रतिदिन क्लास अटेंड करने नहीं आ पाएंगे तो लखन कुछ सोच में पड़ गया। लेकिन इसके बाद तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरते हुए कहने लगा, इस बात का हल भी है मेरे पास। जो विद्यार्थी कक्षा अटेंड करने के लिए कॉलेज नहीं आ पाते उन्हें हम वीडियो के जरिए लेसन उपलब्ध करवा देते हैं। कल से रोज के कक्षा कार्य की वीडियो तुम्हारे पास मोबाइल पर भेज दी जाएगी। तुम्हें कॉलेज में केवल परीक्षा देने के लिए आना होगा। अगले ही दिन से राधेश्याम जी ने बेटे बहू के जाने के बाद पढ़ाई करना शुरू कर दिया। पढ़ाई के शौकीन राधेश्याम जी रात को भी पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय आवश्यक निकालते थे। दोनों बहू भी को कभी कभी कुछ शक भी होता था कि बाबूजी ने मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिताना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर बात रफा दफा हो गई। समय समय पर लखन भी फ़ोन करके राधेश्याम जी की पढ़ाई के विषय में जानकारी लेता रहता था। पढ़ाई करते करते अब राधेश्याम जी में आत्मविश्वास लौट रहा था। समय बीतने लगा। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज राधेश्याम जी कुछ बेचैन थे क्योंकि आज उनकी परीक्षा का परिणाम निकलना था। राहुल को संभालते संभालते राधेश्याम जी इसी बारे में सोच रहे थे कि इतने में लखन का फ़ोन आया। अरे राधे, तूने आज का अखबार पढ़ा? अरे तूने तो कमाल कर दिया। ग्रेजुएशन की 3री वर्ष की परीक्षा में तूने पूरे शहर में प्रथम स्थान हासिल किया है। राधेश्याम, तुमने हालातों से लड़कर न केवल ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी बल्कि प्रथम स्थान हासिल करके अपने जैसे न जाने कितने लोगों के लिए एक प्रेरणा बने हो। राधेश्याम जी तुरंत जाकर अखबार खरीद कर लाए। अखबार के फ्रंट पेज पर उनकी ही फोटो के साथ हेडलाइन लिखी हुई थी, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, आप जिस उम्र में चाहे उस उम्र में पढ़ाई की तरफ लौट सकते हैं। ऐसी मिसालों को जिंदा रखने में योगदान दिया है। 60 साल के राधेश्याम जी ने अखबार में नाम और तस्वीर देख राधेश्याम जी फूले नहीं समा रहे थे। आज उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आखिर आज उनके बचपन का सपना पूरा जो हुआ था। राधेश्याम जी मन ही मन सोच रहे थे कि जब वह यह बात अपने बेटों और बहू को बताएंगे और अखबार के पहले पन्ने पर अपनी फ़ोटो दिखाएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि अपने बाबूजी को पढ़ाई न करने के लिए कहकर कितनी बड़ी गलती कर रहे थे वो लोग। आज मेरे बेटे मुझ पर गर्व महसूस करेंगे, सोचते हुए अंदर ही अंदर उत्साहित होते हुए राधेश्याम जी से अब इंतजार नहीं हो रहा था। शाम को जब बेटे और बहू घर आए तो राधेश्याम जी ने बड़ी खुशी खुशी अखबार उनके सामने रख दिया। बड़ा बेटा मनीष अखबार पढ़कर हैरान रह गया। गुस्से से उसकी आंखें बाहर निकल आई। बाबूजी, यह सब करके आखिर आप साबित क्या करना चाहते हो? पहले भी आपको यही बात समझाई थी। यदि आपको यही नौटंकी करनी है तो कहीं और जाकर कीजिए। अखबार देखकर बड़ी बहू बोली, अच्छा
तभी मैं सोच रही थी इतने दिनों से बाबूजी फ़ोन पर क्या कर रहे हैं। अब पता चला यह गुल खिला रहे थे आप। बहू थोड़ा तमीज़ से बात करो, ये कैसा तरीका हुआ मुझसे बात करने का। राधेश्याम जी ने क्रोध जताते हुए बोला, बड़ी बहू, जब तक मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था तब तक तो मैं तुम्हें अनपढ़ और गंवार लगता था और दिन भर तुम मुझे इसी बात के ताने मारा करती थी। अब यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसमें भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम लोग तो नौकरी पर चले जाते थे, मैं पीछे घर का सारा काम करता, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। अपने यह ख्वाब तो मैं बहुत पहले पूरे करना चाहता था, लेकिन अपने बेटों के लिए मैंने अपने ख्वाबों को कहीं भुला दिया था। तुम बच्चों की सफलता में ही अपनी सफलता देखा करता था। तुम जब अपनी कक्षा में प्रथम आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि यह जीत मेरी है। कितना गलत था मैं, जो अपनी औलाद के पीछे अपने सपनों को भुला गया। आंसुओं से भरी आंखें लिए राधेश्याम जी रूंधे गले से बोलने लगे, लेकिन बस बहुत हुआ। अब मैं आगे सीए की पढ़ाई भी करूँगा, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। इतना सुनते ही छोटा बेटा भड़कते हुए बोला, बाबूजी, अगर आपको यह सब काम करने हैं तो आप कहीं और जाकर रहिए। यह तमाशा अब हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले ही दिन सुबह कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स राधेश्याम जी का इंटरव्यू लेने के लिए घर पहुंच गए और राधेश्याम जी से प्रश्न पूछने लगे। इस प्रश्न के उत्तर में कि आप इसके बाद क्या करने का सोच रहे हो, तो राधेश्याम जी ने कहा, मैं आगे की पढ़ाई शुरू करना चाहता हूँ और साथ में ही अपने जैसे लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए बेटे और बहू घर पर ही थे। अपने बाबूजी को इंटरव्यू देते देखकर मन ही मन क्रोध में उबल रहे थे, लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर के सामने कुछ ना बोल पाए। लेकिन जैसे ही न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ से चले गए, वह अपने बाबूजी पर चिल्लाते हुए बोले, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? अरे अब आपकी वजह से अपने ही घर में चैन से रहना दुश्वार हो गया है, और कितना तमाशा बनाओगे हम लोगों का? राधेश्याम जी जवाब देते हुए बोले, बस कुछ और ज़्यादा दिनों तक नहीं बेटे। बहू हैरानी से राधेश्याम जी की तरफ देख रही थी कि बाबूजी इतनी आसानी से कैसे मान गए। लेकिन अगले ही पल राधेश्याम जी ने कहा, रात को तुम लोग कह रहे थे कि अब तुमको यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कहीं और दूर जाकर करूं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, अगर जाना ही है तो तुम लोग यह घर छोड़कर जाओगे, मैं नहीं, क्योंकि यह घर मेरा है। इसे मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है और तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर यह घर खाली हो जाना चाहिए। अब इस घर में वह लोग रहेंगे जिनके सपने किसी न किसी वजह से अधूरे रह गए थे। तुम्हारे जैसे नालायकों की इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। राधेश्याम जी ने आवाज़ को बुलंद करते हुए अपने बेटे और बहू से कहा, रोज़ रोज़ की जली कटी बातें सुनने से तो अच्छा है कि मैं आत्मनिर्भर बनकर अपने जैसे लोगों की ज़िंदगी संवार सकूं। राधेश्याम जी की आज बुलंद भरी आवाज़ सुनकर दोनों बेटे और बहू के सर पर आसमान टूट पड़ा, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि यह घर राधेश्याम जी का ही था। और दोनों राधेश्याम जी का फैसला सुनकर अपने अपने कमरे में चले गए। अगले ही दिन मकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया। राधेश्याम जी गर्व भरी मुस्कान के साथ उस बोर्ड की तरफ देख रहे थे। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, बच्चों के सताए हुए माँ बाप का आशियाना। दोस्तों, आज राधेश्याम जी ने साबित कर दिया, अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी में हर किसी का कोई ना कोई सपना पीछे जरूर छूट जाता है। जैसे बचपन में मेरा सपना था इंडियन आर्मी में जाने का, वैसे ही आप लोगों का भी कोई सपना रहा होगा। अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी छोटी सी फैमिली में अपने सपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।